नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। आज हमने प्रोग्राम को नाम दिया है मुझे चलते जाना है। यह हमने राजस्थान के नए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के लिए दिया है, क्योंकि सरपंच के साथ जो उनका राजनीतिक सफर शुरू हुआ वो संघर्षों के साथ संगठन में कई पदों से होते हुए मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा है। लेकिन सच्चाई यह है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आकर भी उन्हें अभी बहुत आगे चलना है, क्योंकि राजस्थान की हजारों उम्मीदें हैं जो उनसे हैं। महिला सुरक्षा का मुद्दा, जिसको बीजेपी लगातार 5 साल तक राजस्थान में उठाती रही और परिणाम आने से पहले तक उठाती रही, वहां महिला को सुरक्षा देना यह एक बड़ी जिम्मेदारी है। पेपर लीक का मामला, जिस पर विधानसभा से लेकर सड़क तक हंगामा होता रहा, उनको रोजगार देना एक बड़ी जिम्मेदारी है। बेरोजगारों के घरों तक रोजगार पहुंचाना जिम्मेदारी है। इसके अलावा जो सोशल इंजीनियरिंग की गई, उसमें 24 के अंदर 25 के 25 सांसद देना यह भी बड़ी जिम्मेदारी है। इन सबसे इतर मंत्रिमंडल का गठन और उसमें सभी की संतुष्टि, यह भी बड़ा मुद्दा रहेगा। और बजट पेश करना है, उस बजट के जरिए अर्थव्यवस्था राजस्थान की सुधारते हुए और जो वर्तमान में कर्ज है उसमें कमी करते हुए आगे बढ़ना और तमाम योजनाओं को चलाना, यह भी बड़ी जिम्मेदारी है। और जनता से जो संवाद, जिसके लिए वो बीते 4 दिनों से जाने जा रहे हैं कि जो भी आ रहा है मुस्कुराकर बातचीत की जा रही है, क्योंकि जनता को यह महसूस किया जा रहा है कि वो उनके बीच के ही निकले हुए एक नेता कार्यकर्ता जो आज मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। और ये वो सफर है जिस पर अभी उन्हें और चलते जाना है। इसके अलावा और कौन सी चुनौती, आज बात इसी में। मैं भजनलाल शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं। मैं दिया कुमारी ईश्वर की शपथ लेती हूं। मैं डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ईश्वर की शपथ लेता हूं। तो तस्वीरें आज जो आए उनमें बीजेपी के तमाम नेता नजर आए, एक दूसरे के साथ मुस्कुराते नजर आए। जिनको जिम्मेदारी मिली उनको मीठा खिलाते नजर आए, उनको कुर्सी पर बिठाते नजर आए, आशीर्वाद देते नजर आए। लेकिन यह संघर्ष अभी आगे लंबा चलना है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी जी, बीजेपी प्रवक्ता विकास बारड़ जी और राजनीतिक विश्लेषक महेश शर्मा जी। विकास भाई, शुरुआत आपके साथ, जरा बताइए सबसे पहली चुनौती आपको क्या लगती है, जिसको सबसे पहले तत्काल प्रभाव से राजस्थान में सॉल्व करने की जरूरत, उस समस्या को खत्म करने की जरूरत? देखिए विजेंद्र जी, जिस प्रकार का शासन पिछले 5 साल में रहा, किस्सा कुर्सी का जो है वो पूरे भारत ने देखा, राजस्थान ने भोगा, और उसके बीच में राजस्थान की जनता कहीं ना कहीं पिसती रही। चाहे महिलाओं के ऊपर अत्याचार की बात हो, चाहे युवाओं के पेपर लीक की बात हो, चाहे आप देखें किसानों के कर्ज माफ़ी की बात हो, हर वर्ग के साथ एक प्रकार से देखा जाए तो कहीं ना कहीं छलावा ही होता रहा। तो ये सभी चुनौतियां हैं सामने, और इन चुनौतियों का पाटने के लिए ही भारतीय जनता पार्टी ने जनता के बीच से, जनता के ही वर्ग से, उनके ही आय वर्ग से चुने हुए मुख्यमंत्री जो है राजस्थान को देने का कार्य किया है। और बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा कि राजस्थान उस विकास की धारा से केंद्र के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगा जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत आज विश्व पटल पर चल रहा है। मैंने पूछा विकास भाई कि ऐसी कौन सी 3-4 समस्याएं हैं या कोई पहली समस्या जिसको मैं इसी महीने के अंत तक या तो उस पर काम होता देख सकते हैं या फिर उसको सॉल्व होते देख सकते हैं। मैंने आपको उसको संदेश देना पड़ेगा ना कि भाई सरकार बदली है। मैंने आपको 3 समस्याएं एड्रेस करी कि महिलाओं के साथ जिस प्रकार का अत्याचार हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर से जो जनता के अंदर आप देख रहे हैं कि अपराधियों में एक तरीके से डर का माहौल बिल्कुल भी नहीं रहा, उसको बनाने के लिए जिस भी तरीके से प्रयास किए जाने हैं वो प्रयास किए जाएंगे। जो पेपर लीक के लिए आपने देखा जिस प्रकार से विद्यार्थी वर्ग प्रताड़ित रहा, तो इसके लिए जो रणनीति हो सकती है उस पर भी जल्द ही कार्य किया जाएगा। कुछ परीक्षाएं जो है वो अभी आपके माध्यम से भी जानने को मिला कि कुछ परीक्षाएं जो है वो संभावित हैं, तो उन परीक्षाओं को किस प्रकार से जो है वो बिल्कुल साफ गोई से करवाई जा सके, इसके लिए काम किया जाएगा। मंत्रिमंडल की जरूरत पड़ेगी, तो बताइए कब तक बनेगा? जल्द ही आपको जिस प्रकार आपको मुख्यमंत्री राजस्थान को दिया है उसी प्रकार जल्द ही एक अच्छा, मलमास में मंत्रिमंडल का गठन करेंगे या नहीं करेंगे?
देखिए, हम बात कर रहे थे जब टिकट की लिस्ट आनी थी उस वक्त श्राद्ध थे, और हम बात कर रहे थे कि क्या श्राद्ध में लिस्ट आएगी, और श्राद्ध में लिस्ट आई भी तो जनता के कार्यों के लिए मैं नहीं मानता मलमास कोई अवरोधक हो सकता है। हर दिन पवित्र होता है, और जब हम देखते हैं कि भारत का नेतृत्व जो नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, जब उनकी माताजी का स्वर्गवास होता है उसके कुछ घंटे बाद वो काम पर लग जाते हैं, तो मैं नहीं मानता कि इस प्रकार की कोई भी बाधा इसमें आ सकती है। जी प्रदीप चतुर्वेदी जी, सरकार बदल चुकी है, आज शपथ ग्रहण हो चुका है, सरकार एक्टिव मोड में है, तो कम से कम ये सवाल तो नहीं बचा कि भाई मुख्यमंत्री शपथ कब लेंगे। तो अब सवाल क्या है कांग्रेस के? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी को बधाई देता हूं और उनको शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। इसके साथ साथ अब जिस तरह के माहौल में वो बने हैं, मैं समझता हूं जो कांग्रेस की सरकार ने जो प्राथमिकता तय की थी, मेरा मानना है मुख्यमंत्री जी ने भी आग्रह किया था और प्रधानमंत्री से भी कहा था कि जो योजनाएं हैं उनको सुचारू रूप से आगे बढ़ाने का काम करें। और मेरा मानना है चूँकि वो आम व्यक्तित्व के धनी हैं और चूँकि जमीन से जुड़े नेता हैं, तो मेरा मानना है कि वो अपना प्रयास कर पाएंगे। इसमें मुझे शंका है। शंका इसलिए है कि जिस तरह से उन्हें नामित किया गया है और जिस तरह से वरिष्ठों को लांघकर उनको नेतृत्व दिया गया है, मैं समझता हूं उनके साथ स्थिति बड़ी विचित्र है। क्योंकि राजस्थान में चुनाव में जो आरएसएस की भूमिका है और जिस तरह से 3 मंत्रियों का चयन भाजपा ने आरएसएस के प्रमुख कार्यकर्ताओं को आगे लाकर किया है, तो मेरा मानना है कि वो केंद्रीय नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह तथा आरएसएस के यहाँ जो संगठन चालक हैं चंद्रशेखर जी, उनके बीच समन्वय करते सरकार चलाएंगे। तो सवाल यह कि उस आरएसएस के प्रभुत्व को मानेंगे या केंद्रीय प्रभुत्व मानेंगे, तो मैं समझता हूं उनकी बीच की स्थिति रहेगी, क्योंकि उन्हें संघ को भी साथ रखना होगा और उनके निर्देश का पालन करना होगा। इसका उदाहरण मैं आपको आज देता हूं कि आज सबसे पहले सरकार के प्रधान मुख्य सचिव जो बने हैं मुख्यमंत्री भजनलाल जी के, वो आंध्र कैडर के हैं और दूसरा सचिव है वो तमिलनाडु कैडर से हैं। आप समझिए, राजस्थान के अफसर यहाँ मौजूद हैं जिनको सारी पृष्ठभूमि पता है, सारा इतिहास जानते हैं, भौगोलिक स्थिति जानते हैं। लेकिन सबसे पहले चूंकि केंद्र के इशारे पर सरकार बनी है, तो उन्होंने दोनों अधिकारी, एक आंध्र कैडर से और एक तमिलनाडु कैडर से अपने साथ रखा है। तो क्या राजस्थान के अधिकारी नहीं थे जिनको अपने साथ रखते तो ज्यादा जानकारी और मिलती? आप टी रविकांत को नया मानते हैं? राजस्थान की मानने की बात नहीं है, उनका गृह प्रदेश आंध्र प्रदेश है। क्या राजस्थान के खुद के यहाँ पे अधिकारी नहीं है? अधिकारी गिनने लगा। मेरा कहने का तात्पर्य है, वीर जी, कि आप प्राथमिकताओं को लेकर ब्यूरोक्रेसी में भी क्षेत्रवाद ढूंढ रहे हैं। क्षेत्रवाद देखने की बात नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूं राजस्थान में 200 जो अफसर हैं वो राजस्थान के आपको अफसर हैं। तो क्या आप राजस्थान के अफसरों को प्रमोट करने की नियत क्यों नहीं रखते हैं? आपके पहले ही टीम में 2 आदमी तमिलनाडु आंध्र प्रदेश से हैं। मेरा कहना है कि प्रदेश के काबिल अफसरों को आपको मौका देना चाहिए। सर सुनिए ना, अभी आपने राज्यसभा भेजे ना, बताइए राजस्थान से कौन भेजा? आपको योग्य नेता नहीं मिला कोई? मैं आपसे कहना चाहता हूं, सवाल इस बात का है, राजनीति का मामला है सर। जब आप सोचिए कि कमाल करते हैं। अरे कमाल इस बात का है कि वो एक सामान्य कार्यकर्ता है, उसको मुख्यमंत्री आपने बनाया, उसका कोई संपर्क स्थिति पर नहीं है। सवाल यह है कि जिस तरह से कैसे तय करेंगे सर? ये केंद्र के इशारे पे कैसे तय करेंगे? ये केंद्र के सरकार के कह रहे हैं उनके 35 साल के करियर को बनाया गया है। मेरा कहने का तात्पर्य है सर, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एक राजस्थान तरफ तो आप उनको कह रहे हैं कि भाई जमीन के नेता हैं प्रदीप जी, एक तरफ तो आप कह रहे हो जमीन के नेता हैं और बढ़िया हुआ जमीन के नेता ऊपर आ गए, दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं अगर जमीन के 35 साल का राजनीतिक करियर है, सरपंच से लेकर महामंत्री तक कई राज्यों में जिम्मेदारी संभाली, अफसर उसको मिलने चाहिए थे। मैं ये बात कहना चाहता हूं। और राजस्थान में जमीन के 200 अफसर हैं, जमीन के उन्हें अनुभव है। अरे सर, आपकी सरकार में बहुत जिम्मेदारियां संभाली। मैं आपसे कहना चाहता हूं, पहले 3 अपॉइंटमेंट आपने बाहर के लोगों की है। आपने राजस्थान के अफसर आपने तो राज्यसभा में से बाहर के भेज दिए सर, जिनको राजस्थान का प्रतिनिधित्व करना था। क्यों जाहिर की गई है और उन्हें क्यों नहीं योग्य माना गया? मेरा ये सवाल है सर। योग्यता तो एक बड़ा मामला खैर कांग्रेस में रहा है और इसको लेकर बहुत सियासत भी हुई है जी। लेकिन महेश शर्मा जी, भाई हर एक व्यक्ति की एक पृष्ठभूमि होती है, हर एक व्यक्ति का एक व्यक्तित्व होता है और हर एक व्यक्ति की कार्य करने की अपनी एक अलग शैली होती है। ना तो उसको किसी के साथ कंपेयर किया जा सकता है और ना ही उसको किसी के साथ समझते हुए आकलन किया जा सकता है, कम से कम शुरुआती वक्त में। मुझे व्यक्तिगत तौर पर लगता है कि अगर इस सरकार का आकलन होना है, मुख्यमंत्री का आकलन होना है, तो पहला तो बजट का इंतजार और दूसरा कम से कम 6 महीने या साल दिया जाना चाहिए ताकि वो राजस्थान में डिलीवर कर सके। देखिए, सबसे बड़ी बात तो जो है कि इस ऑब्जेक्शन में
जो प्रदीप जी ने उठाया कि काबिलियत होनी चाहिए। अफसर का काम है प्रशासनिक काम और उसे सरकार की डिलीवरी करनी। ये नहीं देखा जाएगा डिलीवरी वो राजस्थानी भी करता जी, और डिलीवरी वो देश का है, देश के किसी भी प्रांत का है। तो ये यहाँ पे प्रशासन में क्षेत्रवाद नहीं लगाना चाहिए। मुझे लगता है मैं बस वैसे ही रोक रहा हूं आपको, माफी के लिए। मुझे लगता है प्रदीप जी आईएएस की फुल फॉर्म राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस करते हैं, वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस करता ही नहीं है। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में भी अफसर हैं। अरे सर, आईएएस कैडर बांटा जाता है, दिया जाता है, समझना पड़ेगा ये बात। उनको राजस्थान कैडर दिया गया है। कमाल कर रहे हैं सर, उनकी प्राथमिकता मैं जी अपनी बात पूरा लेकिन कीजिए। सवाल ये इशारा इस बात का है कि केंद्र सरकार के इशारे पर सरकार के अफसर तैनात किए जाएंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, किसी भी भारतीय प्रशासनिक अधिकारी या भारतीय सेवाओं में कोई भी अधिकारी किसी भी प्रांत का हो, उसे कहीं पे भी नियुक्त किया जा सकता है। ये संविधान की में ही लिखा हुआ है जी, संवैधानिक बात है, नहीं है। फिर ये इस पे ऑब्जेक्शन किस बात का? एक चीज तो राजस्थान में भी उनको सर तब भी ऑब्जेक्शन दूसरा नहीं आया था जब टी रविकांत साहब को बाकायदा जिस चिकित्सा योजना के दम पर कांग्रेस आगे बढ़ी, उनमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी उनको बनाया गया था, उनको तब भी उस पर ऑब्जेक्शन नहीं था। लेकिन आज उनको ऑब्जेक्शन है। अरे ऑब्जेक्शन है। सवाल है कि राजनीतिक नियुक्ति भाई ऑब्जेक्शन किसी बात पर तो करना है। देश के अफसरों को प्राथमिकता में क्यों नहीं ला रहे? प्रदीप जी सीधा कहिए ना, प्रदीप जी सीधा कहिए ना कि भाई, सीधा कहिए ना कि जो जनरेशन शिफ्ट कांग्रेस में नहीं हो पा रहा किसी भी वजह से, बीजेपी ने कर दिया। आप संघीय व्यवस्था पर प्रश्न नहीं उठा सकते। पर नहीं समझ रहे। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि प्राथमिकताओं के तौर पर राजस्थान के अफसर जो यहां मौजूद हैं, उनको जोड़ने की बात मैं कर रहा हूं। ये प्राथमिकता की बात कर रहा हूं। सर कैडर बांटे जाते हैं, कैडर दिए जाते हैं, लेकिन प्राथमिकता दी जा सकती है। मेरा कहना ही है। एक मिनट हमारी जी, मैं ये कह रहा था कि जब से वो नियुक्त किए गए हैं, क्या राजस्थान में कहीं काम नहीं किया उन्होंने? क्या राजस्थान में मतलब वो यहाँ की समस्याओं को या यहाँ की मतलब क्या कहते हैं कुशलता से आज इस पोस्ट तक पहुँचे हैं, तो उनमें कहीं ना कहीं कुशलता है, कुछ मतलब विशेष बात है, तभी तो उनको लगाया गया है। और ये नियुक्ति कौन करता है? चीफ सेक्रेटरी। ठीक बात, ये मांगा नहीं जाता, ये चीफ सेक्रेटरी नियुक्त करता है। मुझे तो चीफ सेक्रेटरी अगर राजस्थान के तो उनको सोचना चाहिए था कि भाई टी रविकांत को वापस जिम्मेदारी दी गई, क्योंकि जिन 33 जिलों के अंदर 33 आप मेडिकल कॉलेज खोलने की बात करते हैं ना प्रदीप जी, वो जिम्मेदारी भी टी रविकांत जी के पास थी। आपको खुश होना चाहिए। विजयन जी, आप मेरे तात्पर्य को गलत दिशा में ले जा रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 3 अफसर दिल्ली के रिटायर्ड आईएएस अफसर, एक अफसर जो प्लानिंग कमीशन का मेंबर है, उसको यहां पर भेजा गया है। कल शाम को यहां करके 3 लोग ब्यूरोक्रेसी की छानबीन करने आए हैं, ताकि वो अपने अफसरों को छानबीन करके उनको नियुक्त कर सकें। और वो 3 अफसर शहर में मौजूद हैं और अगले 5-7 दिन तक राजस्थान में जितने भी प्रशासनिक आईएएस अधिकारी हैं, उनकी फाइल छानेंगे, उनकी अच्छा ये बताइए, क्योंकि और उसके बाद ये तय करेंगे। आप देखिएगा, मुद्दा है ये राजनीतिक मामला है। आप राजनीतिक मामले बात नहीं कर रहे, मैं प्रावधान की बात नहीं कर रहा हूं। एडमिनिस्ट्रेटिव मामला है, ये पॉलिटिकल इशू नहीं है जिसको आप गिना रहे हैं सर। ये एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है। ये अफसर राजनीतिक तौर पर मुख्यमंत्री की सिफारिश पर बनाए जाते हैं। और मुख्यमंत्री जी के सुनिए ना सर जी, ये एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है, पॉलिटिकल इशू नहीं है। पॉलिटिकल इशू होता है राज्यसभा में, पॉलिटिकल इशू इसलिए है कि मुख्यमंत्री के सलाहकार हैं, मुख्यमंत्री को नामित किया है, इसलिए पॉलिटिकल इशू है। ये मुख्यमंत्री ने उनको नामित किया है, इसलिए पॉलिटिकल इशू है ये। और मेरा आपसे यही कहना है कि प्रदेश के रहने वाले प्रवासी अफसरों का वो भरोसा करते, मैं समझता हूं लोगों से जुड़ते, उनको मिलता और अच्छा प्रभाव पड़ता। ये बात कर रहे हैं प्राथमिकता की, हमने प्राथमिकता बात की है सर। मैंने आपको सुना है ना, आप मेरे समय में प्लीज, है ना, ये बात करें प्राथमिकता की। इनके समय एक चीफ सेक्रेटरी हुआ करते थे, निरंजन आर्य जी। 9 अधिकारी उनसे वरीयता में थे। पहले चीफ सेक्रेटरी बने, उससे पहले उनकी धर्मपत्नी को टिकट देकर चुनाव लड़ाया गया। फिर वो चीफ सेक्रेटरी बने, 9 वरीयता को लांग कर। चीफ सेक्रेटरी के कार्यकाल के बाद उनको एडवाइजर बनाया गया। इस बार फिर उनको चुनाव लड़ाया गया, वो हार गए। अरे भैया, आप अपने दामन में देखो ना, आपको क्या मतलब। मुख्यमंत्री बनाएंगे ना अभी, सुनिए ना, सुनिए। अरे सर, मैंने आपको सुना, आप भी रुकिए, क्या बातें कर रहे हैं आप? क्या चाहते हैं? अधिकारियों में भी क्षेत्रवाद होगा? अरे आपने राज्यसभा के अंदर लोग भेज दिए दूसरे राज्यों के, आप बात क्यों? सीएस किसको बनाए? नए सीएम है, उम्मीदें बहुत सी हैं, ब्यूरोक्रेसी इशू है ही नहीं सर। शपथ ली है, 2 डिप्टी सीएम ने शपथ ली है,
आज पहले जो अपॉइंटमेंट हुए हैं, मेरी फिर प्रतिक्रिया मैंने दी आपको, और मैंने प्राथमिकता की बात की है, मैंने विधानिका की बात नहीं कही है। मैं वो आपसे कहना चाहता हूं कि पहली प्राथमिकता में जो अफसर तैनात हुए हैं, मैंने उस पर अपनी रिएक्शन दी है, उसमें आप सुनिए, उसको आपको समझ में आती है, ठीक है, नहीं आगे बढ़िए। सर बढ़ते हैं आगे, अब बताइए और क्या चुनौतियां दिखती हैं आपको? हमें कोई चुनौतियां नहीं है, सवाल यह है कि हम सामने खड़े हैं, हम विपक्ष हैं, हमारे 70 विधायक हैं, और इसलिए हम उनका कोई जन उपयोगी चीजों में और जन कल्याणकारी योजनाएं करेंगे, हम उनका साथ देंगे। लेकिन अगर वो अपनी योजनाओं से भटकेंगे और इधर उधर करने का प्रयास करेंगे तो विपक्ष की भूमिका हम निभाएंगे। हमारे पास 70 विधायक है, संख्या बल हमारे पास भी ठीक है, और जो हमारे पास है उससे हम विरोध भी करेंगे, लेकिन विरोध तभी करेंगे सकारात्मक विरोध। ये भी नए मुख्यमंत्री के सामने एक बड़ी चुनौती रहेगी कि विधानसभा के अंदर इस बार कमजोर विपक्ष नहीं है, मजबूत विपक्ष है, अनुभवी विपक्ष है, और कई तेज तरार प्रखर वक्ता हैं विपक्ष के अंदर। क्या भी ये भी आपको लगता है कि विधानसभा के अंदर भी एक बड़ी एक्सरसाइज की जरूरत पड़ेगी? देखिए, विधान सब कुछ अब नई टीम है, नया अनुभव है। जब तक आदमी तालाब में नहीं जाएगा तो तैरना क्या सीखेगा? जो चुनौतियां आएगी उस तरह से वो आगे बढ़ेगा। एक चीज सबसे बड़ी, जो अगर राजस्थान की जो चुनौती की बात हो रही थी, जिसका जिक्र भी मतलब प्रदीप जी से आपने प्रश्न भी पूछा था, तो सबसे बड़ी जो चुनौती है, लॉ एंड ऑर्डर को ऑर्डर में लाया जाए, सख्ती से लाया जाए। एक दूसरा, वित्तीय स्थिति जो है राजस्थान की, उसे कैसे ठीक किया जाए। तीसरी यह है कि जो आपकी एक बहुत वर्षों से पूर्वी राजस्थान नहर का जो परियोजना है, उसे राज्यों की जो मध्य प्रदेश में भी भाजपा सरकार है, आपके यहाँ भी भाजपा सरकार है, केंद्र सरकार भी भाजपा की है, अब डबल नहीं, ट्रिपल इंजन है, ये तीनों मिलकर के सोल्व करें और इस पर जल्दी से जल्दी इस पर फैसला लें, ये चुनौती है। क्योंकि स्वयं मुख्यमंत्री भी भरतपुर से, पूर्वी राजस्थान से, ऐसी सूरत में उन्हें ये काम प्राथमिकता से लेना चाहिए। कर्ज माफी एक इशू हो सकता है क्योंकि उसको गिनाया गया था अंतिम वक्त तक। जी, ये कर्ज माफी भी है, किसानों की प्रॉब्लम है, किसान इसकी आर्थिक रीढ़ की जो देश की जो है आर्थिक रीढ़ की हड्डी किसान ही है। उसको अगर हम जितनी फैसिलिटी देंगे, जितना हम करेंगे, उतना ही हमारे को मतलब कहते हैं देश की इकोनॉमी मजबूत होती है। खाद्यान्न संकट पूरे विश्व में चल रहा है इस समय, तो ऐसे सूरत में किसानों के लिए तो हमें ये बहुत कल्याण की योजनाएं बनानी चाहिए। ठीक है प्रदीप जी, क्योंकि अनेकों योजनाएं ऐसी रही जिनका जिक्र कांग्रेस करती रही। प्रधानमंत्री मोदी खुद कह चुके हैं कि भाई जो अच्छी योजनाएं हैं उनको सुचारू रखेंगे, उनमें जो कमियां हैं उनमें संशोधन किया जाएगा। तो यहां तो शायद कांग्रेस को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आज 2 डिप्टी सीएम ने भी शपथ ली है, संवैधानिक शपथ ली है, एक छोटा मंत्रिमंडल है। हालांकि विकास भाई कह रहे हैं कि भाई मलबास के अंदर उसको एक्सटेंड किया जाएगा, औरों को शपथ दिलाई जाएगी। नहीं, मैंने ये जिस तरीके किया जाएगा, मैंने किया जा सकता है, ये कोई अवरोध नहीं हो सकता। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि 1 महीने तक हो सकता है 3 ही नजर आए, 14 मकर संक्रांति तक 3 भी हो सकते हैं। देखिए, हो यही कह रहे हैं ना जी, कि 3 भी पूरी सरकार चला सकते हैं, जबकि फरवरी में बजट लाना है, ये कह रहे हैं? नहीं, मैं आपको अभी कोई भी एग्जैक्ट फिगर देने में सक्षम नहीं हूं। मैं ये नहीं कह सकता कि कब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, लेकिन आपने कहा कि क्या मलमास इसमें अवरोध हो सकता है, तो मेरा कहना है कि मलमास इसमें अवरोध हो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है प्रदीप जी, जो डिप्टी सीएम की जो परंपराएं शुरू हुई उसको कैसे देखते हैं? क्योंकि आपने तो झेला है, बड़ा लंबा झेला है। नहीं, इसमें हमें कोई ऐतराज नहीं है, ये उनका प्रावधान है, सरकार उनकी है, उन्होंने निर्वाचित सरकार है, बना सकते हैं, उनकी प्राथमिकता होती है। लेकिन जिस तरह से अभी आपने कहा कि मलमास में नहीं हुआ, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा जी आज सुबह से मंदिरों में गोविंद देव जी, गणेश जी के मंदिर, सारे जो मंदिर हैं और आस्था उनकी है, वो मुझे लगता है आस्था के प्रति राहुल बाबा की लिए चुनाव में थोड़ी जाते हैं, वो तो नियमित जाते हैं। अब मंदिरों में भी आपत्ति है आपको? मेरी बात तो सुन लो। तो मंदिरों में जाएंगे, वो तो रोज जाते हैं। बात तो पूरी होने दो यार। राहुल गांधी जी प्रियंका जी की तरह नहीं है कि चुनाव में ही जाते हैं। आस्था है, अच्छी बात है, वो आस्तिक व्यक्ति हैं, लेकिन सवाल यह कि अगर इतने आस्तिक हैं और भगवान के प्रति श्रद्धा रखते हैं, तो मेरा मानना है कि उनकी प्राथमिकता होगी कि इस मलमास में वो कैबिनेट सफल न करें, क्योंकि वो धार्मिक आस्था रखते हैं। अगर धार्मिक आस्था है तो शुभ काम इस मलमास में नहीं किए जाते। अगर उनकी चलेगी, कांग्रेस की बात चलेगी तो वो नहीं करेंगे, लेकिन अगर उन पर थोप भी जाएगी, अरे क्या बातें करते हैं आप? मलमास में क्या व्यक्ति जनता नहीं या लोग? सवाल वो नहीं है, अगर वो आस्तिक है तो नहीं करेंगे, लेकिन अगर उनकी नहीं चलेगी तो हो जाएगा। प्रदीप जी, तो मलमास के अंदर नेता प्रतिपक्ष, उपनेता प्रतिपक्ष मिलने की संभावना है?
नहीं, ये आस्तिक है। अरे ये आस्तिक है, ये तो शिव भक्त राहुल गांधी जी के नहीं, ये कर ही नहीं सकते, ये तो बहुत आस्तिक है। आजकल तो ज्यादा आस्तिक है। नहीं, ऐसा कैसे, दोहरी बात कैसे कर रहे हो आप? नहीं, इसका मतलब आप आस्तिक नहीं हो, इसका मतलब आप आस्तिक नहीं हो। नो, आप अपना स्टैंड क्लियर। ये आज आपको नहीं लग रहा विजेंद्र जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बने हुए हैं? तो अच्छी बात है ना, तो आपके पक्ष में है। आप आस्तिक हो कि नहीं, पहले ये बताओ। आप आस्तिक हो या नहीं, ये बताओ। अरे आप आस्तिक हो कि नहीं, ये बताओ पहले। भाई आपकी पार्टी आस्तिक हो ना, तो मलमास में कैसे करोगे? क्यों नहीं आस्तिक? आप मलमास आपके अनुसार मुख्यमंत्री। अरे भाई आपके, भाई ये हमारे तो आस्था का विषय है ही नहीं मलमास। तो मलमास में ये काम नहीं कर, ये आपके अनुसार आस्था का विषय है मलमास। हमारे लिए तो हर दिन पवित्र है, भगवान का बनाया हुआ। हमारे लिए भगवान का दिया हुआ हर दिन पवित्र है। प्रदीप जी, कांग्रेस एक और इशू बना रही है। प्रदीप जी, कांग्रेस एक और इशू बना रही है कि भाई उप मुख्यमंत्री कोई पद ही नहीं, संवैधानिक पद ही नहीं, तो उसकी शपथ कैसे दिलाई? डोटासरा जी भी ट्वीट कर रहे हैं। की बात उल्लेख करते हुए प्रदेश अध्यक्ष गोविंद कल कहा था, उन्होंने बयान दिया कि 163 और 64 में मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री का प्रावधान नहीं है, लेकिन अब उन्होंने आज शपथ दिला दी। कल राज्यपाल महोदय ने इन्विटेशन भेज दिया, उसमें उन्होंने कहा कि उप मुख्यमंत्री शपथ दिलाई जाएगी। तो सवाल यह कि अगर उन्होंने कोई नई लकीर खींची है तो उसका विरोध करना, उसको अंकित करना हमारा काम है। हमने किया, ठीक है, हमने उसका विरोध नहीं किया, हमने उस बात को अंकित किया। और उसके बावजूद भी अगर कुछ बीजेपी कांग्रेस से सीख रही है तो उसमें कुछ गलत तो नहीं होना चाहिए। मैंने आपसे क्या कहा कि हमने अपना विरोध दर्ज किया, हमने बयान दिया, लेकिन हमने विरोध नहीं किया है। हमने संविधान का प्रावधान बताया। प्रदीप जी, कर्नाटक में किसकी सरकार है? हमारी सरकार है। डीके शिव कुमार कौन है? उप मुख्यमंत्री है। जरा वीडियो चलाइए, उनके शपथ ग्रहण का वीडियो चलाइए। एक मिनट रुकिए ना, बात प्रावधान की हो रही है, को क्वेश्चन कर रहे होते हैं शपथ में खुद के बारे में। ನಾನು ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಾದ ನಾನು ಕಾನೂನು ಮೂಲಕ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಶ್ರದ್ಧೆ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೇನೆಂದು ನಾನು ಭಾರತದ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವವನ್ನು ಮತ್ತು ಅಖಂಡತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತೇನೆಂದು ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಂತಃಕರಣದ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೇನೆಂದು ಭಯ ಅಥವಾ ಪಕ್ಷಪಾತವಿಲ್ಲದೆ ರಾಗ ದ್ವೇಷವಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಜನರಿಗೆ ಸಂವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಕಾನೂನಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿದೆಂದು ಮಾಡುತ್ತೇನೆಂದು ಶ್ರೀ ಗಂಗಾಧರ ಅಜ್ಜನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ। श्रद्धापूर्वकವಾಗಿ मुख्यमंत्री की संवैधानिक शपथ ले रहे हैं वहां पर। शपथ का जो प्रारूप है उसमें उप मुख्यमंत्री पद नहीं होता है। ये अगर प्रत्याशी ने तो फिर ये किया है तो किया है, लेकिन आपने राज्यपाल आपके यहाँ राज्यपाल ने निमंत्रण पत्र में लिखा है कि उप मुख्यमंत्री को शपथ दिलाई जाएगी। वो भी उन्होंने संवैधानिक पद की गरिमा को देखते हुए राज्यपाल ने निमंत्रण पत्र बांटे। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रदीप जी। विकास जी आपका भी शुक्रिया, महेश जी आपका भी शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। हम बस इतना चाहते हैं कि जो भी मुख्यमंत्री हैं, जिस तरीके से राजनीति आगे बढ़ती है, राजस्थान आगे बढ़ना चाहिए। और आज बाकायदा मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण समारोह के अंदर आपने देखा होगा कि पीछे भी जो पोस्टर लगे थे उसमें भजनलाल शर्मा जी को जब मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जा रही थी तो बढ़ते राजस्थान, विकसित राजस्थान का जिक्र किया गया था। बस वही राजस्थान का सपना है जिसे पूरा करना है और उसके लिए काफी आगे तक चलना है। नमस्कार।